5वां एपिसोड शुरू होता है 20 साल पहले एक आदमी से जिसको एक जानलेवा बीमारी थी और उस बीमारी से उसके दादाजी की जान चली गई, उसके पिता की जान गई और अब उसकी जान जाने वाली थी और वो वरदान लेने आया है कि ये बीमारी उसके बेटे को ना हो पाए। खैर, अब ये व्यक्ति जो होता है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मैथिली नाम की एक लेडी को वो अपना बेटा सौंप देता है और मैथिली यहाँ पर जो है वो बोल सुन नहीं सकती और इसको हमने उस मिस्टीरियस लेडी के साथ देखा था जिसकी ये राइट हैंड है। खैर, प्रेजेंट टाइम में मैथिली वेंकट से मिलने आती है जो कि अब उसका बेटा है, मतलब कि वही बच्चा जिसके पिता ने वरदान लिया था कि बीमारी उसके बेटे को ना हो पाए। और यहाँ पर मैथिली उससे ये कहती है कि अयस्थ मंडल के अनुसार अगला वही कदम होगा जिससे वो भाग नहीं सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे कि उसकी जान बच सकती है। तभी हम रिया को देखते हैं जो कि उस राजकुमारी की बॉडी को एग्जामिन करवा रही थी और उस राजकुमारी की मौत 6 घंटे पहले ब्रेन डेथ से हुई है, जिसको एक पुरानी इंजरी भी हो चुकी थी और उसके पैर में एक इम्प्लांट भी है। और रिया ये कहती है कि इस इम्प्लांट के सीरियल नंबर से इस लड़की की पहचान निकाल कर दिखाओ। और अब वो विक्रम से मिलने जाती है जो कि ट्रॉमा लेकर बैठा हुआ था क्योंकि उसने ही प्रमोद को वहां भेजा और यहाँ रिया अपना ट्रॉमा शेयर करती है। असल में हुआ ये था कि 2 साल पहले एक शूट आउट में उसकी वजह से एक बच्ची खत्म हो गई थी जो कि उसे आज भी हॉन्ट करती है, जिसके बारे में शास्त्री जी ने उसको बताया था और वो उसको समझाती है और मोटिवेशन देती है कि वो किलर अभी तक बाहर है और उन्हें कैसे भी उसे रोकना होगा। तभी हम अनन्या को देखते हैं जो कि अपने पति को एक इंजेक्शन दिलवाकर उसे फिर से पैरालाइज्ड कर देती है। दूसरी ओर रिया से मिलने नवीन देसाई यानी कि उसकी सीनियर आते हैं और वो दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं जहाँ पर अनन्या अपने लोगों के साथ आकर हंगामा खड़ा कर देती है और रिया को नीचे दिखाती है कि वो किसी काबिल नहीं है, वो किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर पाती। दूसरी ओर विक्रम और जिमी उस शॉप को चेक करते हैं जहां पर प्रमोद खत्म हुआ था और यहाँ पर बहुत सारी किताबें मौजूद थी और तभी उनको एक सीक्रेट चेम्बर मिलता है जिस पर वही अयस्थ मंडल छपा हुआ था। विक्रम बाहर साफ सफाई करने वाले से पूछता है तो वो ये बताता है कि यहाँ पर एक गूंगी बहरी औरत आती थी और सुजय विजय की माँ लीला यादव भी आती थी और गूंगी बहरी औरत कोई और नहीं बल्कि मैथिली योगी। खैर, विक्रम लीला के यहाँ जाता है और उसे समझाकर उससे बात करता है। वो ये बताती है कि उसको तो वरदान के बारे में कारेंद्री दीदी यानी कि शास्त्री जी की बीवी से पता चला था और वही वो मिस्टीरियस लेडी थी जिसके साथ में मैथिली रहा करती। अब वो पूरे ही वरदान वाले काम को एक्सप्लेन करती है और एक मोहर दिखाती है जिस पर अयस्थ मंडल का पूरा सिंबल बना हुआ था। अब वो मैथिली के बारे में बताती है जो कि वेंकट की माँ है, हालांकि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर तो नहीं है लेकिन माँ का दर्जा तो है ही। और तभी विक्रम ये सारी बातें बताकर रिया को वेंकट के घर भेजता है। वहाँ पर रिया को वेंकट नहीं मिलता जो कि अब गायब था और विक्रम जिमी के साथ उसको वरुणा के जंगल में बुलाता है। अब इसी बीच जिमी ये बताता है कि अगला सिंबल वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है जिसके हिसाब से दास पुत्र खत्म होगा और वेंकट दास पुत्र ही है जिसके फादर भारद्वाज जी की सेवा करते थे। और वो तीनों उस बेस पर जाते हैं और जिमी बातों ही बातों में कहता है कि शायद यहाँ पर इलेक्ट्रोकाइनेटिक फोर्सेस हैं और इसलिए यहाँ पर टॉर्च लाइट वगैरह काम नहीं करती। यहाँ पर एनर्जी का हेरफेर काफी भयानक था। विक्रम उनको वो सिंबल दिखाता है जिसे देखकर रिया कहती है कि ये तो बहुत ही वियर्ड चीज है और उसने इस चीज को पहले देख रखा है। वो बताती है कि ये तो विट्रूवियन मैन है और इसको कंप्लीट मैन कहा जाता है जो कि बहुत ही फेमस ड्राइंग है बाय लियोनार्डो दा विंची की तरफ से, जो कि रिप्रेजेंट करता है आइडियल ह्यूमन प्रोपोर्शंस को और उनके रिलेशन को ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स से। बेसिकली यहाँ पर ये जो ह्यूमन होता है वो सर्कल और स्क्वायर के बीच में होता है जो कि सिंबलाइज करता है हार्मनी को, यानी कि ह्यूमन बॉडी और ये ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि आपने नोटिस करी होगी कि जो सिक्के थे उसके अंदर जो सिंबल था वो इसी विट्रूवियन मैन का था जिसको यहाँ पर यश द कर्ड से रिप्रेजेंट करा गया है और ये लोग जो बना रहे थे वो यही सेम चीज थी। और अगर आप नोटिस करोगे तो मंडल भी एग्जैक्टली सर्कुलर ही होता है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपस में काफी अच्छे से जुड़ रही थी। अब विक्रम उनको यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि अब वो अयस्थ की एक एक मोहर को वहाँ पर मौजूद सुराग के पास लाता है और सभी मोहर उसमें अपने आप ही सेट होने लगती है और पूरी मोहर को लगाने के बाद दीवार से पूरा बड़ा सिंबल बाहर आता है जिसमें है यही विट्रूवियन मैन यानी कि संपूर्ण मानव अयस्थी मंडल। अब जिमी सारे सिंबल्स के बारे में बताता है कि दशरथे का धड़, शुम्भ निशुम्भ की भुजाएं, शौनक का सर, राजकुमारी का चेहरा, मतलब यहाँ पर सबको जोड़कर एक संपूर्ण मानव बनाया जा रहा था जो कि है यश। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि यश एक हायर बीइंग है जिसको आने के लिए एक परफेक्ट इंसानी शरीर चाहिए होगा, तो ये कर्ट उसी को तैयार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में रिया और विक्रम ऑफिस आ जाते हैं और रिया को उसका जूनियर वेंकट के घर से मिला एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक लड़की की फोटोज और कविता का लॉकेट पड़ा हुआ था। विक्रम ये देखकर थोड़ा परेशान होता है और इतने में ही इस इम्प्लांट की डिटेल्स भी आ गई थी और जिस राजकुमारी का चेहरा लिया गया था वो शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि कविता ही थी। जी हाँ, क्योंकि वो भी तो राज घराने से ही थी।
क्योंकि अनन्या और कविता दोनों बहनें हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकती थी। और जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि उसके प्यार के साथ क्या हुआ है और वो खत्म हो चुकी है, तो ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी हम वेंकट को भी देखते हैं जो कि खंडर में छुपा हुआ था और पास्ट के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर बचपन में वो पहली बार कविता से मिला था और दोनों ही दोस्त बन गए थे। खैर अब तभी वहाँ पर योद्धा आ जाती है जो कि वेंकट को मारने आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो उसको रोकता है और उसे बिरजू के बेटे से मिलाता है जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था। ये देखकर योद्धा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो ये कहता है कि उनको दास पुत्र चाहिए ना, जिसके पिता को वरदान मिला हो। तो बिरजू का बेटा भी तो एक दास पुत्र ही है और बिरजू को वरदान में मिला था, तो वो उसको मार दे और वेंकट को छोड़ दे। और योद्धा तभी अपनी तलवार घुमाती है और किसी की तो जान गई थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन इसी के साथ में 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 6वां एपिसोड शुरू होता है 25 साल पहले जिमी से, जो कि असल में देश दुनिया में घूमते थे, एडवेंचर करा करते। और ऐसे ही एक एडवेंचर पर वो गए थे जो कि कई दिनों तक अपने घर पर बात नहीं कर पाए थे। और जब बात करी तो उनके बेटे जुल्फी ने ये बताया कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। जुल्फी की आंटी ने जिमी से कहा कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है और जुल्फी को अपने साथ लेकर चली गई। अब 2022 में शास्त्री जी जिमी के पास नूर नाम की एक बच्ची को लेकर आए थे जो कि असल में जुल्फी की ही बेटी थी। और अब जुल्फी और उसकी वाइफ जिंदा नहीं थे, तो नूर की जिम्मेदारी उसके दादा जिमी के ऊपर आ गई है और वो बेटा नहीं संभाल पाए, लेकिन वो पोती को नादों से रखते हैं। खैर प्रेजेंट टाइम में वो अगले सिंबल को डिकोड कर लेते हैं जिसका मतलब है हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। अब इसी बीच हम रिया को भी देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पर बिरजू के खोए हुए बेटे की पैर कटी बॉडी मिलती है। यानी कि यहाँ पर योद्धा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था और वेंकट की जान बच गई थी। खैर अब तभी हम विक्रम को देखते हैं जो कि कविता की बॉडी के पास था और रोए जा रहा था। तभी वहाँ अनन्या भी आती है जो कि खुद काफी दुख में थी। विक्रम कहता है कि कविता की चेन चोरी हुई थी जो कि वेंकट के पास से मिली और अभी डिस्चार्ज पेपर्स पर अनन्या के साइन थे। तो वो ये कहती है कि वो बहुत सारे पेपर साइन करती है और उसे कभी किसी पर शक नहीं हुआ। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि अनन्या का बेटा ऋत्विक किडनैप हो चुका है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो योद्धा उसे लेकर जा रही थी। रिया पूरी टीम को ऋत्विक को ढूंढने में लगा देती है और एक ओल्ड लेडी उन्हें खबर देती है कि उसने एक एम्बुलेंस को देखा था जो कि सस्पिशियस लग रही थी। रिया पूरे शहर को छानने लगती है और इसी बीच दूसरा ऑफिसर केस लेने आ जाता है, जिससे कि वो काफी अपसेट हो गई थी। अब उनको एक एम्बुलेंस मिलती है जो कि दूर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से डार्ट फायर हो रहे थे, यानी कि वो नुकीली डार्ट्स होती है ना, वो बाहर आ रही थी। तो उसके आसपास कोई जा नहीं पा रहा था। अब उसी समय विक्रम जो होता है वो वेंकट के घर जाता है, जहाँ पर पहले ही वेंकट आकर एक सीक्रेट चेम्बर से कुछ टेप्स उठाकर निकल गया था। विक्रम को यहाँ पर एक नए फ्लैट का एड्रेस मिलता है और वो वहाँ निकल जाता है। वहाँ पर उसे वेंकट मिल जाता है जो कि उन्हीं टेप्स को देख रहा था और ये असल में स्पाई कैम की फुटेज थी जो कि उसने कविता को स्टॉक करने के लिए लगाई हुई थी, क्योंकि वो उसे काफी प्यार करता था। अब विक्रम उसे पीट देता है और उसको सच पता चलता है, तो वो ये कहता है कि बचपन से ही वो कविता से प्यार करता था और इसलिए उनके घर काम भी करने लगा। और जब वो उसे प्रपोज करने ही वाला था तो उसने विक्रम को देखा। अब एक दिन उसने कविता के घर पर छुपकर स्पाई कैम लगा रहे थे ताकि वो उसके पल पल को देख सके। और तभी उसे शॉकिंगली उस पॉलिटिकल पार्टी वाले स्कैम के बारे में पता चला था और उसने उस पार्टी के लीडर समर राणा को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके लोग विक्रम को मारने आए थे, लेकिन कविता उसकी गलती की वजह से कोमा में चली गई। और विक्रम को अब पता चलता है कि आखिरकार उसके बारे में लोगों को पता कैसे चला था, यानी कि इन सब के पीछे वेंकट का ही हाथ था। बेसिकली वेंकट ये चाहता था कि विक्रम को वो खत्म करवा देगा और बाद में वो यहाँ पर कविता के साथ रहने लगेगा। अब विक्रम गुस्से में उसे बहुत पीटने लगता है, लेकिन टेप में कविता की आवाज आ रही होती है जो कि फुटेज के अंदर उसको रोक रही थी और अभी वो रुक भी जाता है, मानो कविता खुद चाहती हो कि वो रुक जाए। मीनवाइल रिया ज्यादा वेट नहीं करती और उस वैन तक जाती है, यानी कि एम्बुलेंस तक, जहाँ पर उसको पता चलता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक डार्ट मशीन लगी हुई थी जो कि मूवमेंट स्कैन कर ट्रिगर हुआ करती। अब वो उन मशीन्स को किसी तरह से उलझाकर तोड़ देती है और फाइनली ऋत्विक को बचा लेती है। और अभी भी उसे वो बच्ची दिखाई देती है और उसकी वजह से एक बच्ची खत्म हुई थी जिससे कि उसे ट्रॉमा मिला था, लेकिन आज उसने खुद को रिडीम कर लिया, उसने एक जान बचा ली, जिसके चलते वो लड़की जो होती है वो उसे स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है, यानी कि फाइनली यहाँ पर रिया का ट्रॉमा दूर हो गया था। अब रिया को कुछ समय बाद में कुछ गलत सा फील होता है। वो टीम से बात करती है कि सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने पहले योद्धा से लड़ाई करी है, वो काफी शक्तिशाली है और अगर उसे बच्चा चाहिए होता तो वो कैसे भी करके उसे छोड़ती नहीं। मतलब कि यहाँ पर कुछ और ही दिखाया जा रहा था और हो कुछ और रहा था।
खैर अब हम जिमी को देख पाते हैं जिनको एक ख्याल आता है और वो एक पुरानी किताब पढ़ते हैं जिसके अंदर चरणदासपुर के बारे में लिखा हुआ था और उनको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर के पोते मतलब कि जिमी के बड़े भाई को अयस्थियों ने खत्म किया था, लेकिन उनको तो एक बीमारी थी, यानी कि पैदा होते ही उनको एक बीमारी हो गई थी, यानी कि वो उससे नहीं खत्म हुए थे। मतलब दादाजी ने उनके लिए भी वरदान लिया था और जो बीमारी उन्हें थी वही सेम बीमारी नूर को भी है। और तभी वो शॉकिंगली जुल्फी की आखिरी फोटो देखते हैं तो उसके अंदर उसका अंगूठा कटा हुआ था, विच मीन्स कि उसने भी नूर के लिए वरदान लिया था। और असली बाल हृदय मतलब कि हार्ट ऑफ द चाइल्ड में मार्ड उनकी खुद की पोती नूर है और वो नूर को बचाने के लिए कुछ करे उससे पहले ही योद्धा यहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सातवां एपिसोड शुरू हो उससे पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचना चाहूंगा कि आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो लोग वरदान ले रहे थे कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर उन्हीं की बलि चढ़ रही थी। आप सोच कर देखिए, स्टार्टिंग से यही हो रहा था। अभिषेक का अंगूठा कटा हुआ था और फिर बाद में उसी का बलिदान दिया गया। नूर के लिए उनके पिताजी ने अंगूठा कटवाया था, जिसके चलते नूर को भी यहाँ पर बलि चढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक पैटर्न की तरह थी। और यहाँ पर ये जो कोई भी एंटिटी है जिसको यस्त कहा गया है, ये कोई अच्छी एंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी होती तो यहाँ पर जान के बदले जान नहीं लेती। इट्स लाइक कि इस एंटिटी ने किया ऐसा कि उसने जान तो बख्श दी थी लेकिन बाद में उन्हीं की जान को वापस भी ले लिया। इट्स लाइक कि मृत्यु को थोड़े टाइम के लिए टाल दिया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति के आगे किसी और की शक्ति चलती नहीं है। और ये बात तो स्वयं कृष्ण जी ने भी कही है कि किसी की भी मृत्यु टल नहीं सकती, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, अनटिल और अनलेस वो खुद ऐसा न चाहे किसी ग्रेटर कॉज के लिए। खैर सातवां एपिसोड फिर से रिया से ही शुरू होता है, जो कि खुद के ही इंजर्ड होने वाले विजन्स को देखती है और अभी वो यस्त के बारे में भी बोल रही थी, जो कि काफी शॉकिंग था। होश में आने पर वो जिमी से मिलती है, जो कि उसे किताब दिखाते हैं जिसके अंदर अनंत और नंदनी नाम के एक साइंटिस्ट कपल की फोटो थी, यानी कि 1951 के दौरान ऐसा था। लेकिन नंदनी दिखने में हूबहू रिया जैसी थी और जिमी ये कहते हैं कि रिया भी अयस्त का ही हिस्सा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 1952 से एक साल पहले 1951 में, जहां पर हम देखते हैं एक साइंटिस्ट कपल अनंत और नंदनी को, जो कि चरणदासपुर आए थे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए। और वो लोग यहाँ के लोकल मिस्टर खान, मुखिया और एक ऑथर रॉबर्ट से मिलते हैं, जो कि एक फॉरेनर है लेकिन अब यहीं के होकर रह गए हैं। और वो किताब जिसे जिमी ने पढ़ा था वो उसने ही लिखी थी। अब यहाँ अनंत और नंदनी को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर कोई अयस्त स्थल है जहाँ पर कुछ औरतें अयस्त को पूजती हैं और लोग उन्हें विजय समझकर उस जगह से दूर रहते हैं। अब अनंत और नंदनी वहाँ उनसे बात करने जाते हैं, क्योंकि पावर प्लांट के लिए ये जगह हटानी पड़ेगी और नंदनी पहले अकेले जाती है। अब उसे वहाँ पर रुक्मणी मिलती है, जो कि उसे यस्त के बारे में बताती है, जैसे वो और उसके लोग पूछते हैं और ये कहती है कि यस्त अपने भक्त खुद चुनता है। अब ये सारी बेकार बातें सुनकर अनंत वहाँ जल्दी से आ जाता है और रुक्मणी से ये कहता है कि वो खुद ये जगह खाली कर दे, नहीं तो वो फोर्सफुली खाली करवा लेगा। ऑब्वियस ही बात है, वो साइंटिस्ट है तो यस्त और ये सारी बातों पर वो विश्वास नहीं करता। अब वापस आकर नंदनी के दिमाग में यस्त के बारे में ही ख्याल आ रहे थे, रुक्मणी की बातें याद आ रही थी और अनंत से वो ये कहती है कि वो जगह सच में अलौकिक है, अलग है और वहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा थी। मोहर के पत्थर नॉर्मल नहीं थे और उन्हें दूसरी जगह देख लेनी चाहिए, लेकिन अनंत ये कहता है कि वो जगह चेंज नहीं करेगा और पावर प्लांट वही बनाएगा। और अब शॉकिंगली हम यहाँ पर एक बात और नोट करते हैं कि जो अयस्त यंत्र जिसको अब तक हम देखते आ रहे थे, यानी कि जो 1952 के अंदर था, उसका ब्लूप्रिंट तो नंदनी के पास है, यानी कि वो उसने बनाया था। और अभी तक अयस्तियों के पास 1951 में ये यंत्र है ही नहीं और कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि नंदनी का डिवाइस उन तक पहुंच जाएगा 1952 में। और उसके बाद से वो क्या दबाई ला रहा था ये तो आप देख ही चुके हो। खैर अगले सीन में अयस्त स्थल को तोड़ दिया जाता है और नंदनी इससे काफी परेशान सी थी। अब अनंत उसे घर जाने के लिए बोलता है और ये कहता है कि वो थोड़ी देर में आएगा। अब रास्ते में नंदनी को रुक्मणी मिलती है, जो कि ये कहती है कि अब पूरे चरणदासपुर को मोल चुकाना पड़ेगा। नंदनी आगे चली जाती है, लेकिन उसे आसमान में यस्त की झलक दिखाई देती है, जिससे वो और ज्यादा सोच में पड़ गई थी। खैर थोड़ी देर के बाद में उसके घर रुक्मणी आती है और उसे यस्त ग्रंथ दिखाती है, यानी कि वो किताब जो कि सालों से उनके पास है, जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन होती आ रही है। वो ये बताती है कि जब यस्त ने पहली बार अवतार लिया था तब उन्होंने खुद इस किताब को लिखा था, जिसके अंदर नियम, रिचुअल्स और प्रेडिक्शंस हैं। नंदनी ये बोलती है कि वो ये सारी बातें उसे क्यों बता रही है, तो वो ये कहती है कि इसके अंदर नंदनी का जिक्र एक प्रेडिक्शन की तरह है और पहले से ही यस्त को पता था कि वो यहाँ पर आएगी और वही वो उनके लिए कुछ करेगी। अब वो आगे एक पेज पढ़ती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर यस्त स्थल को तोड़ा जाएगा तो यस्त का जन्म होगा और उसके निर्माण के अंदर वही औरत साथ देगी जिसने की स्थल के विनाश में साथ दिया
होगा, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा कि उसने इसमें साथ नहीं दिया था। स्टार्टिंग में वो यहाँ पर ऐसा सोच रही थी कि हाँ वो ऐसा करेंगे, वो समझाकर उनको भगा देंगे, लेकिन बाद में यस्त के चलते उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी। इनफैक्ट उसने अपने पति को कहा भी था कि वो कोई दूसरी जगह देख लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कर अब रुक्मिणी ये बताती है कि इस लेडी की 3 खूबियां होंगी। पहली की वो ऊर्जा के किसी यंत्र पर काम कर रही होगी, और हमने ब्लूप्रिंट देखा भी था। और यहाँ पर एक फोटो होती है जो कि हूबहू नंदिनी के बनाए हुए ब्लूप्रिंट जैसी थी, यानी कि यस्त ने फ्यूचर में अपने पैदा होने को लेकर पहले ही सब कुछ लिख दिया था कि क्या होने वाला है। रुक्मिणी कहती है कि दूसरी खूबी ये बताई गई है कि वो गर्भवती होगी, और ये सुनकर तो नंदिनी हिल जाती है क्योंकि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी, और ये बात उसने अभी तक अनंत को नहीं बताई थी। तीसरी खूबी ये होगी कि वो विधवा होगी, जिसको सुनकर नंदिनी कहती है कि उसका पति जिंदा है, मतलब कि ये प्रेडिक्शन गलत है और वो प्रेडिक्शन वाली लेडी वो नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक शॉकिंग खबर आती है कि अनंत का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके ऊपर पैर गिरा, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मारा गया। यानी कि यस्त ने ये सब कुछ किया था, इनडायरेक्टली उसने ये सब कुछ करवा दिया। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे यानी कि 1952 में जाती है, और नंदिनी को रुक्मिणी की बात सही लगी थी कि यस्त के बनने के बाद विज्ञान भी बदल जाएगा और मरे हुए जिंदा हो पाएंगे। अब नंदिनी जो होती है वो फाइनली यस्त ग्रंथ के अंदर बने हुए ब्लूप्रिंट और अपने वाले ब्लूप्रिंट को मिलाकर यंत्र बना देती है, जो कि था अयस्त यंत्र। और ये यंत्र एनर्जी पे काम करता था, उसे चेंज करता था, क्योंकि इंसान एनर्जी से ही बने होते हैं, तो एनर्जी के जरिए उसके सुख दुख बदले जा सकते हैं। उसे वरदान ऐसे ही मिलता है। आज यस्त का निर्माण पूरा हो गया है और बस उसका जिंदा होना बाकी था, और अभी तक बहुत लोगों का बलिदान हुआ था। यानी कि यहाँ पर 1952 के अंदर भी सेम यस्त के बॉडी पार्ट्स को लगाया गया था, यानी कि अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को मिलाकर परफेक्ट मैन बनाया गया। और वरदान का मोल कभी अमूता था ही नहीं, बल्कि हमेशा से लोगों की जान थी, जो कि सही समय आने पर ले ली जाती। और मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बताई थी, और मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में ही कर लिया था। यानी कि अंगूठा देना तो एज अ मार्क हुआ करता था यस्त के लिए कि हाँ भाई ये परिवार जो है मार्क हो चुका है, और जब सही वक्त आएगा तो यस्त उनकी जान कभी भी ले लेगा। अब यंत्र शुरू होता है और यस्त जागने लगता है, लेकिन रुक्मिणी पूरा सच बताती है कि यस्त के आते ही सर्वनाश होगा इस धरती का। आसमान से बीमारी और कीड़े बरसेंगे। जो यस्त को नहीं मानते उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, और सबके मरने के बाद यस्त नई दुनिया बनाएगा, यानी कि वैसे ही वो परफेक्ट ह्यूमंस को फिर से बनाएगा। और ये कहीं ना कहीं फ्रैंकनस्टाइन वाली चीज नहीं लग रही थी कि बिजली देकर उसे जिंदा करा गया था। एनीवेज ये सब सुनकर तो नंदिनी हिल जाती है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलग थी और उसका सपना सबको ठीक करने का था, ना कि सब कुछ बर्बाद करने का। तो यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। अब वो यंत्र को रोकने लगती है, लेकिन रुक्मिणी उसे स्टैप कर देती है, और इसी बीच गाँव वाले जो थे वो अयस्तियों के ऊपर आकर हमला कर देते हैं। और यही चीज हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखी थी। और इसी बीच नंदिनी यस्त की बॉडी जला देती है, और हमने वो हाथ देखा था ना शुरुआत में, जो कि इस बॉडी को जला रहा था, यानी कि वो अनजान ले रही तो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। यानी कि जिसने ये सब कुछ शुरू करा था वही इस चीज को खत्म कर रही थी। अब नंदिनी जो होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है, और चरणदासपुर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर आया था, जिसको उस प्लेस पर वो बच्ची मिली थी, जिसको उसने गोद ले लिया, और वो थे रिया के नाना जी। मतलब कि नंदिनी की बेटी को उस पुलिस ऑफिसर ने गोद लिया, और उस बेटी ने रिया को जन्म दिया था। रिया ये बोलती है कि उसे जिसकी विजन्स आज तक आया करते थे वो नंदिनी ही थी, और वो हमेशा से उसको कुछ बताना चाहती थी। और आज उसने एक शब्द बोला है जो कि है यस, और इसी के चलते उसको पता था कि यस के साथ क्या करना है, यानी कि उसे भी इस चीज को रोकना होगा। और इसी के साथ 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस सीरीज के फाइनल एपिसोड पर, यानी कि चैप्टर 8 पर। तो चैप्टर 8 यानी कि एपिसोड 8 शुरू होता है योद्धा से, जिसका नाम मोक्षी है। और शुरुआत में भी हमने एक मोक्ष को देखा था, यानी कि एक लड़की को। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये उसी की ब्लड लाइन की लड़की हो सकती है, या फिर वो खुद ही होगी, जो कि इतने टाइम तक एज नहीं करी, जिसने की शुरुआत से ही करी परीक्षा दी थी। अब कभी उसने तपते लोहे पर खड़े होकर परीक्षा दी, तो कभी घंटों ध्यान लगाया। यहाँ पर उसने खुद को सांपों से कटवाया, जहरीले बिच्छुओं से कटवाया, ताकि कुछ भी हो जाए उसे एक महायोद्धा बनना ही था। और परीक्षा पूरी होने पर कालिंदी ने ही उसे महायोद्धा नियुक्त किया था, यानी कि शास्त्री जी की बीबी ने। अब देखो यहाँ पर यही दो चीजें निकल कर आती है कि या तो ये वही 1952 वाली मोक्ष होगी, या फिर ये उसकी ही ब्लड लाइन की कोई लड़की हो सकती है। खैर अब तभी हम विक्रम को देखते हैं, जो कि घर आता है, और उसके पिता उसे यहाँ से वापस दिल्ली ले जाने की जिद करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और इसी बीच योद्धा आकर विक्रम को बेहोश करके वहाँ से ले जाती है, क्योंकि अब आखिरी सिंबल के पूरे होने की बारी थी, जो कि है अलौकिक संतान का रक्त।
अब रिया को विक्रम के बारे में पता चलता है तो वो इंस्टेंटली फोर्स को एक्टिव करने के लिए कहती है, लेकिन केस तो अब उसके हाथ में था ही नहीं, तो उसे फोर्स भी नहीं मिलती। तो अनन्या उसे लोकल पुलिस का सपोर्ट देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर विक्रम से वो प्यार करती थी। खैर इसी बीच दूसरी पुलिस फोर्स को मैथिली का पता लग जाता है और वो उसके एड्रेस पर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर पुराने डॉक्यूमेंट्स जले हुए मिलते हैं, लेकिन वो रुक्मणी की फोटो बचा लेते हैं और जिमी के पास जाते हैं, क्योंकि वो ही कुछ बता सकता था। मीनवाइल रिया को पता चलता है कि विक्रम को एक टेम्पो में डालकर ले जाया गया है, तो वो सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर देती है, लेकिन योद्धा काफी शक्तिशाली थी, तो वो चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी। रिया ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल आती है, जिसे एक फैसिलिटी के बाहर वो टेम्पो मिल जाता है, लेकिन अंदर कोई था नहीं। अब वो ये देखती है कि ये फैसिलिटी कम बल्कि एक सीक्रेट वर्ल्ड जैसा आजादियों की बेसमेंट तक जा रहा था, जिसके अंदर वो जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे वहीं पर लॉकअप कर देता है, यानी कि पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली हुई थी। खैर अब वो बेसमेंट तक तो आ जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी जगह थी जिसके सारे रास्ते ऑटोमेटिक लॉक होते जा रहे थे, और वो एक शटल को रोकने के चक्कर में बिजली का झटका लेकर वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस टीम जिमी को रुक्मणी के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो कहता है कि ये रुक्मणी भारद्वाज है, यानी कि अनन्या भारद्वाज की दादी। और हम इस टाइमलाइन की महामहिम को देखते हैं, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि अनन्या खुद थी, यानी कि इसके असली पत्ते खुल चुके थे। खैर अब तभी अनन्या विक्रम के सामने आती है, जो कि वहीं पर बना हुआ था, और वो उसको बताती है कि वो उससे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है यस्त बनाने की जिम्मेदारी, और वो अयस्तियों की महामहिम है, और वो अपनी दादी को निराश नहीं करेगी। उसने कविता को मारा नहीं था बल्कि बलिदान दिया, यानी कि अपनी सगी बहन का, और अगला बलिदान होगा विक्रम का, यानी कि अलौकिक संतान का, अलौकिक पुत्र का, जिसने एक बार मौत को मात दी हो। उसे गोली लगी थी फिर भी वो बच गया था, और अब उसका खून यस्त को चढ़ाया जाएगा, तभी तो वो जिंदा होगा। और वो उससे ये कहती है कि मरने से पहले उसके सवाल का जवाब उसे मिलेगा, और तभी वहाँ पर वसुधा यानी कि उसकी माँ आती है, जो कि अब पूरी तरह से पागल हो रखी थी। अब अनन्या ये कहती है कि उसने उसकी माँ वसुधा का पूरा ख्याल रखा है, और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वसुधा ने वरदान मांगा था तब तक उसका बेटा खत्म हो गया था, और हम जानते हैं कि वसुधा के 2 बेटे थे। अब रुक्मणी ने वैतरणी से ये कहा था कि उसका वरदान पूरा नहीं हुआ तो उसे जिंदा रखना होगा, और अभी अनन्या जो होती है वो वसुधा से खुद ही विक्रम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है, जिससे कि यस्त को खून चढ़ाया जाएगा। अब तभी विक्रम का खून यस्त को चढ़ने लगता है, और इधर रिया के विजन्स में नंदिनी उसे जगाती है, जिससे वो होश में आती है कि उसे इन चीजों को रोकना होगा। वो चेम्बर में आकर उन्हें रोकने लगती है, जिसमें वैतरणी की मौत हो जाती है और योद्धा उसे लड़ने लगी थी। सडनली यंत्र किसी का वरदान पूरा करने लगता है, लेकिन किसका वरदान? तो यहाँ पर वरदान पूरा हो रहा था 20 साल पहले मांगा हुआ, जो कि वसुधा के बेटे के लिए था, और आज उसके बेटे की जान बच रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके 2 बेटे थे, और उस वक्त यस्त जो था वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो अपने वादे को पूरा करेगा, वो भी अपने आप को रोककर, यानी कि अपने इनकारनेशन को रोककर। और तभी अचानक से यस्त निर्माण रुक जाता है। चलो एटलीस्ट यहाँ पर इस चीज में तो यस्त अच्छा है कि यहाँ पर वो जो वादा करता है उसको पूरा तो करता है। अब अनन्या गुस्से में विक्रम को स्टैप करने चाहती है, लेकिन तभी रिया उसे रोककर सेम वैसे ही स्टैप करती है जैसे कि कभी रुक्मणी ने नंदिनी को किया था, और अनन्या वहीं पर खत्म हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि योद्धा को अब जेल हो जाती है और विक्रम बच चुका था, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल बाकी थे। रिया खुद से वादा करती है कि अब वो रुकेगी नहीं, और तभी शॉकिंगली हम योद्धा को देख पाते हैं, जिसको कोई जेल से आजाद करने आ रहा था, और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अयस्त यंत्र अपने आप चालू हो गया था, तो यानी कि फिर से किसी ने कोई ना कोई वरदान मांगा होगा। सबसे बड़ी बात कि अभी यहाँ पर वैंकर जिंदा था, बहुत सारे कल्ट के मेंबर्स और भी होंगे जो कि जिंदा हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो सीनियर है ना रिया का, यानी कि नवीन देसाई, तो हो सकता है कि शायद वो भी इसमें मिला होगा, क्योंकि जेल से आजाद कराने की शक्ति तो किसी और की नहीं बल्कि पुलिस वालों की हो सकती है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मंडला मर्डर सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिस्टीरियस थ्रिलर सुपरनैचुरल सीरीज पसंद आई होगी। अब देखो दोस्तों, इस सीरीज को लेकर मेरे काफी सारे डाउट्स हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी काफी सारे डाउट जरूर रहे होंगे कि आखिर जो यश था वो 1952 से पहले पहली बार यहाँ कब आया था, यानी कि अवतार कब लिया था, और इस ग्रंथ को कब बनाया गया था, क्योंकि 1952 से पहले की स्टोरी हमको नहीं बताई गई है।
और देखो मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट भी है कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि देखो काला पानी सीजन 2 आने वाला था लेकिन उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। तो मुझे भी इस सीरीज से इतनी उम्मीद नहीं है कि इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं। बाकी देखो ओके आई गेट इट कि हाँ यहाँ पर यस्ट है जो कि बेसिकली एक गॉड तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो कोई डीमन ही होगा, क्योंकि डीमन से ऐसा करते हैं कि किसी की जान के बदले दूसरी जान ले लेते हैं। सो बेसिकली ये कर क्या रहा था, तो ये लोगों को मार करा करता, उनके वरदान पूरा करता और उसके बाद में उनकी ही जान ले लिया करता खुद को यहाँ पर रिवाइव करने में। शायद से उसको सेक्रीफाइस करे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स ही चाहिए थे ताकि वो खुद को परफेक्ट ह्यूमन की तरह दिखा सके। उसको ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उसको माने, उस पर विश्वास करें और खुद को उसके लिए सेक्रीफाइस कर दे। अभी जो अयस्टी थे इनकी जो बिल्कुल आइडियोलॉजी होती है वो बिल्कुल ही अलग टाइप की थी, यानी कि वो ये सोचते थे कि ये दुनिया फ्लॉर है, यहाँ पर लोग जो है वो गलत है और खाली यस्ट है जो कि असल दुनिया को बना सकता है, अच्छे लोगों को जन्म दे सकता है, जिससे कि परफेक्ट दुनिया बनेगी परफेक्ट ह्यूमन की तरह। और यस्ट ने काफी सालों पहले अपने यस्ट ग्रंथ के अंदर नन्ननी के बारे में पहले ही लिख दिया था कि एक लेडी आएगी जो कि साइंटिस्ट होगी और वो यहाँ पर इन चीजों को पूरा करेगी, यानी कि अयस्त यंत्र को बनाएगी। उसने ऐसा किया भी था। यहाँ पर ही जो अयस्त यंत्र होता है वो एनर्जी की बेसिस पर चलता था, लेकिन पक्का यहाँ पर डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस करे गए होंगे। यस्त का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट डाला गया होगा जिसके चलते ही अयस्त इसके अंदर था, या फिर ये कहें कि उसका इन्फ्लुएंस इसके अंदर था, कॉस्मोस थी इसके अंदर। और ये जो इसके अंदर एनर्जी थी ना वो नॉर्मल लेवल की नहीं थी बल्कि कॉस्मोस लेवल की थी, और इसी के चलते ये किसी की भी मृत्यु को थोड़े वक्त के लिए यानी कि कुछ सालों के लिए टाल सकता था, या फिर ये कहें कि डिले कर सकता था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी यस्त वाला रिचुअल हुआ करता यानी कि परफेक्ट ह्यूमन को बनाने का, तभी ये जो यंत्र था वो बहुत बड़ा हो जाया करता था, अदरवाइज ही छोटा सा रहा करता जिसके अंदर वरदान मिला करते थे। अब देखो यहाँ पर मोस्टली डाउट्स तो पूरे हुई जो क्या है कि अयस्थी लोग यानी कि कल्ट जो था वो यस्त को यहाँ धरती पर लाना चाहता था और नंदिनी के जरिए ही इन्होंने इस डिवाइस को बनवा लिया था। लेकिन यहाँ पर जो एंड में हुआ है इसका मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, यानी कि लीडर इस कल्ट का अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि जो अनन्या थी ना वो खाली यहाँ पर साइड लीडर होगी, हो सकता है कि मेन लीडर कोई और ही होगा, या फिर हो सकता है कि इस ग्रंथ के अंदर पहले ही ये सब लिखित होगा कि ऐसा होने वाला है और आने वाले लीडर के बारे में पहले ही लिख गया होगा। हो सकता है कि अनन्या ने पहले ही प्लान बना लिया होगा, उसको पता होगा कि वो जिंदा नहीं बचेगी, जिसके चलते उसने किसी और को ही लीडर बना दिया होगा। क्योंकि देखो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि कल्ट के लोग खाली चरणदासपुर तक ही सीमित थे, हो सकता है और भी लोग होंगे जो कि इस कल्ट के मेंबर हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।